चलिए देखिए, आज हम लोग ग्रेस कोर्स का चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है? चलिए देखिए, इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या फिर तारे टिमटिमाते हैं क्यों? ठीक है? यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को कितनी बार पूछा जा चुका है। चलिए देखिए देखते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कारण है इसका वायुमंडलीय अपवर्तन ही है, जिसके कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देखिए, क्योंकि तारे पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होते हैं, जिससे प्रकाश कभी हमारे आँखों तक पहुँचता है तो कभी नहीं पहुँचता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नज़र हमें आते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए, दूसरा का आपका प्रश्न है, कह रहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका कि तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए इनका वायुमंडलीय अपवर्तन औसतन लगभग शून्य होता है, जिसके कारण ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर में। देखिए, तीसरा का जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखें जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा कि पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें, ये दो किरणें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर में। देखिए, चौथा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला हम प्रश्न 5 नंबर में। देखिए, आपका जो पांचवा प्रश्न है वो कहता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? जब आकाश जो है स्वच्छ होता है, ठीक है, तब उसका रंग जो है नीला होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, तथा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमारी आंखें बैंगनी की अपेक्षा नीला ज़्यादा देखता है, इसीलिए आकाश का जो रंग है हमें नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न में। देखिए, छठा जो प्रश्न है कहता है कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो लिखेंगे उत्तर, जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती हैं तो तो उसके रास्ते में धूल कण चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, यही क्या है, हमारा टिंडल प्रभाव है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर में। देखिए, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल यानी कि रक्ताभ दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? लिखेंगे कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है हमें लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या है, हम आपको जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सब के सब प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न यानी कि यही है जो प्रश्न है एग्जाम में पूछने वाला है।
ठीक है। देखिए 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है क्यों, अथवा खतरे का संकेत लाल रंग का होता है ऐसा क्यों। ठीक है, तो वही आंसर होगा जो पिछले में हमने लिखा है। देखिए हालांकि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है। इसीलिए खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वर्णपट क्या है। वर्णपट क्या है, लिखेंगे प्रिज्म के बाहर स्थित वह पर्दा जिस पर हमें सातों रंग प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग वर्णपट कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है स्पेक्ट्रम। ठीक है, वर्णपट या फिर कभी कभी स्पेक्ट्रम भी लिखेगा, तो स्पेक्ट्रम का मतलब भी वर्णपट ही होता है, उसका भी आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए 9 हो गया, आते हैं 10 नंबर प्रश्न में। चलिए देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रकाश की प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे उत्तर कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस जैसे अणु, परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और चारों दिशाओं में फैलाते हैं। प्रकाश के इसी घटना को ही प्रकाश का हम प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न हम 11 नंबर में। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, ये बोल रहा है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मानव नेत्र का चित्र बना दिए हैं, सबका नाम भी लिख दिए हैं यहाँ पर अच्छा से। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र लगा दिए हैं, आप भी एक अच्छे से चित्र बना लीजिएगा मानव नेत्र का। ये पूछा हुआ प्रश्न है, कभी कभी पूछ देता है कि मानव नेत्र का जो है आपका चित्र जो है वो बनाइए। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे कि जब मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देता है तो उसका दूर या निकट बिंदु प्रभावित हो जाता है। ठीक है, देखिए जब मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देगा तो उसको या तो नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देगा या तो दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा, वही होता है कि प्रभावित हो जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और यह जो है 4 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा का होता है कि दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और तीसरा का होता है कि जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है कि अबिंदुकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का, है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। लिखेंगे उत्तर कि आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नज़दीक स्थित बिंदु को साफ साफ देख पाते हैं, उसे आँख का समंजन क्षमता हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। चलिए देखिए 14 प्रश्न का कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। लिखेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि पूछा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो लिखेंगे कि अवतल लेंस का। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर में। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ऐसा
क्यों होता है? ठीक है, देखिए लिखेंगे आंसर कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं से आने वाली किरणें मानव नेत्र के रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं कर पाती है। अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के नीचे नहीं घट पाती है। इसीलिए रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है, जिसके कारण सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? ठीक है, लिखेंगे आंसर कि प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि वस्तु दूरी बढ़ाने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप समायोजित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए 16 को आपका प्रश्न हो गया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए।